कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि तेरी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आइए, हमने रस पढ़ लिया, हमने अलंकार पढ़ लिया। आज के क्लास में हम लोग छंद पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के क्लास के अंदर में हम लोग छंद पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद छंद की क्लास को शुरू करेंगे। छंद के इस क्लास के अंदर में ना सिर्फ हम थ्योरी पढ़ेंगे बल्कि टेस्ट भी पढ़ने वाले हैं। लखिंद्र, काजल, है ना, आनंदिता, काजल, अंशु कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करें छंद को, पढ़ लेते हैं छंद। छंद के कुछ क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस, उसको भी यहाँ पर लगाएंगे। छंद की थ्योरी थोड़ी लंबी है और इसको विस्तार से थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बन सके। तो छंद की थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, छंद के डेफिनेशंस को समझते हैं कि छंद जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले समझ लें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग आदित्य, रवि, निगार, शोभा, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए, छंद होता क्या है ना, इसको समझ लेते हैं। देखो, है ना, छंद किसको कहते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। तो छंद शब्द जो है छद शब्द से बना है। छंद की अगर बात करें, ये जो छंद शब्द है ये किससे मिलकर के बना हुआ है? मूल धातु है छद। ठीक है, छद धातु से बना है और छद का मतलब ही होता है खुश करना। छद का मतलब क्या होता है? खुश करना। ठीक है, तो छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका मतलब होता है खुश करना। तो हम इसके डेफिनेशंस को इस तरह से गढ़ सकते हैं कि वर्णों या फिर मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो, है ना, यानी वर्ण और मात्रा दोनों के साथ इस प्रकार आप खेलें कि इनका संख्या को इस तरह से एडजस्ट करें, वर्ण और मात्राओं की संख्या को इस हिसाब से एडजस्ट करें, है ना, कि जो भी चीज आप बनाएं उससे एक खुशी पैदा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। तो छंद का सीधा सीधा संबंध किससे है? खुशी से है। छंद का सीधा सीधा संबंध किससे है? खुशी से। ठीक है, किससे भैया? खुशी से। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? हमने रस पढ़ लिया, हमने छंद पढ़ रहे हैं, अलंकार पढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रुपेश, चलिए बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। सेजल दास, नहीं छूटा है, जैसे स्टार्ट हुआ है क्लास। आइए आगे बढ़ते हैं। छंद क्या है? छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब छंद का दूसरा नाम पिंगल है। कई बार प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से किसका नाम पिंगल है? तो रस का है कि छंद का है कि अलंकार का है? छंद का नाम क्या है? पिंगल है। छंद जो है, छंद का उल्लेख आज तक अगर देखोगे सबसे पहले कहीं पर मिला है तो ऋग्वेद के अंदर में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पर देखने को मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के अंदर में देखने को मिलता है। कहते हैं जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का नियामक जो है छंद शास्त्र है। ठीक है, जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, गद्य का नियामक क्या है? व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का जो है क्या है? छंद शास्त्र है। ठीक है, गद्य का नियामक क्या है? व्याकरण। जैसे गद्य पढ़ते हो तो वहां व्याकरण पढ़ते हो, उसी तरह से पद के अंदर में क्या पढ़ते हो? छंद शास्त्र पढ़ते हो। जिस तरह से गद्य का, है ना, जो नियामक है, गद्य को रेगुलेट किया जाता है व्याकरण के तहत गद्य जो है पूरी तरह से संचालित होता है, उसी तरह से पद्य जो है पूरी तरह से संचालित होगा किसके द्वारा? छंद शास्त्र के द्वारा। ठीक है, ये दोनों में एक आप समझते हो कि दोनों में ये डिफरेंस है। आगे है छंद के प्रकार को पढ़ लेते हैं। अगर छंद के प्रकार को गौर से देखोगे तो छंद जो है कितने तरह के होते हैं? छंद के जो अंग हैं टोटल हमारा मिलाकर के कितना होता है? 7 है, 7 अंग हैं। सबसे पहला है चरण, पद या पाद। ठीक है, चरण, पद या पाद, ये छंद के अंग है। दूसरा है वर्ण और मात्रा। ठीक है, तीसरा है संख्या और कर्म। चौथा है गण, पांचवा गति, छठा में यति या विराम और सातवां में तुक। ठीक है, तो ये हम सातों के सातों को चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कंसेप्ट के लिए। छंद के ये सब अंग हैं, इट इज द पार्ट ऑफ छंद, है ना। छंद के टाइप्स नहीं है ये, छंद के अंग है। ठीक है, क्या है भैया? छंद के ये अंग हैं। तो इसको समझे बिना छंद को समझना मुश्किल होगा, और इसी को समझने में 7 जो यहाँ पर टाइप है, इसी को समझने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा मटेरियल हुआ छंद को समझने के लिए। अगर ये ना समझो तो छंद समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छंद के अंग में से पहला अंग है हमारा चरण, पद और पाद। इसको समझते हैं। देखो,
छंद के बारे में बात करें, है ना, छंद प्राय जो है चार भाग होते हैं। छंद के कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। छंद के चार भाग होते हैं और प्रत्येक भाग को क्या कहता है? चरण कहा जाता है। अब चरण में भी देख लो, दो तरह के चरण होते हैं। एक चरण होगा जो सम होगा और दूसरा चरण होगा जो विषम होगा। आप चरण समझे किसको कहते हैं? छंद के प्राय चार भाग होते हैं, है ना, और इनमें से प्रत्येक को हम लोग क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। इसमें से प्रत्येक को हम लोग क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, कोई परेशानी? आगे बढ़ें। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रुक रही थी, अब फाइन है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, चरण, पद और पाद को समझते हैं। छंद के चार भाग होते हैं, प्राय चार भाग होते हैं किसी भी छंद के अंदर में। और आप देखोगे उनमें से प्रत्येक को हम लोग चरण कहते हैं। प्रत्येक भाग को चरण कहता है। चरण दो प्रकार के, तो सम चरण और विषम चरण। सम चरण किसको बोलेंगे? सम मतलब क्या, है ना, इवन नंबर। तो यहाँ पर देखो, सम चरण, विषम चरण। सम में क्या होता है? प्रथम और तृतीय चरण को हम लोग यहाँ पर विषम चरण कहते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं। तो आप यहाँ काट करके विषम लिख लीजिए। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं। और जबकि समचरण किसको बोलते हैं? समचरण। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। ऑड नंबर इवन नंबर है ना, आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये बताइए कि आपका जो समचरण होगा, समचरण, वो कौन सा होगा? 2 और 4, 2 और 4, दूसरा और चौथा जो होगा ये समचरण होगा। और आपका पहला और तीसरा जो होगा ये क्या होगा? विषम चरण होगा। ये तो मैथमेटिक्स की बात है, सम विषम, है ना, ऑड इवन आप पढ़ते ही हो। ठीक है, तो उसी तरह से ये संख्याएं, चार चरण जो होती है, तो पहली और तीसरी चरण को विषम चरण बोलते हैं और दूसरी और चौथी चरण को हम लोग सम चरण बोलते हैं। चरण चरण किसको बोलते हैं? तो छंद के चार भाग होते हैं और उनमें से प्रत्येक भाग को जो है क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को चरण का नाम दिया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, कुछ छंदों में देखें, कुछ छंदों में, है ना, चरण तो चार होते हैं। कुछ छंदों में चरण तो चार होते हैं, लेकिन वे लिखे दो ही पंक्तियों में जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है, दो ही पंक्ति में लिखा गया है, लेकिन छंद कितने हैं? चार हैं। ठीक है, दोहा, है ना, सोरठा आदि दिखे तो चार हैं, लिखे तो चार जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चार लिखे जाते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिया है। आप इसमें देख सकते हो कि जैसे कि दोहा को देखोगे तो इसमें चार चरण होता है, लेकिन लिखा दो ही पंक्ति में जाता है। सोरठा का भी यही काम है ना। तो ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। तो दल किसको कहेंगे भैया? समझिएगा इसको। तो कुछ छंदों के चरण तो चार होते हैं, है ना, लेकिन वे लिखे दो ही पंक्तियों में जाते हैं। जैसे कि दोहा और सोरठा, ये दो ही पंक्ति में लिखा जाता है। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। यानी दोहा या सोरठा की प्रत्येक पंक्ति को हम दल नाम से पुकारेंगे। हिंदी में कुछ छंद छह छह पंक्तियों वाले भी होते हैं, यानी छह छह दलों वाले में ही होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा आप। अब आते दूसरा है हमारा वर्ण और मात्रा। ठीक है, हमने यहाँ देख लिया चरण, पद और पाद के बारे में। चरण, पद, चरण समझ गए, छंद के प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। पद किसको कहते हैं भैया? पद किसको कहते हैं? तो कुछ छंद ऐसे होते हैं जिसमें चार चरण तो होते हैं, लेकिन उसमें दो ही पंक्तियां होती है, और ऐसे चरणों की वो जो दो पंक्तियां होती है, दोनों दलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर वर्ण और मात्रा के बारे में। वर्ण और मात्रा के बारे में, ठीक है, वर्ण और मात्रा। अब देखिए, वर्ण और मात्रा किसको कहते हैं? कहते हैं कि एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। आप जानते हो कि एक स्वर वाली जो ध्वनि है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वर्ण देते हैं।
चाहे वो स्वर ह्रस्व हो जाए या दीर्घ हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और आप जानते हो कि वर्णों को ही अक्षर भी कहते हैं, वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं थोड़ा सा ज्ञान दे दूं इस बारे में, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण और दीर्घ स्वर वाले वर्ण। और ह्रस्व और दीर्घ का एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। तो वर्ण और मात्रा को समझिएगा। वर्ण क्या है भैया? वर्ण क्या है? तो एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, दो स्वर होते हैं यहाँ पर। अब आते हैं मात्रा। ये तो वर्ण समझा, वर्ण और मात्रा में हमने वर्ण समझ लिया कि वर्ण किसको बोलते हैं। तो एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और उसके बाद दीर्घ स्वर, ये दो तरह के होते हैं। अब आगे आते हैं मात्रा के ऊपर। मात्रा पढ़ लेते हैं। मात्रा किसको कहते हैं? देखो, किसी वर्ण का, वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को, कोई वर्ण है या ध्वनि है, उसका जो उच्चारण करने में समय लगता है, उसी को हम लोग मात्रा कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है। तो हमने जाना कि वर्ण क्या है भैया। वर्ण किसको कहते हैं? तो एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब वही वर्ण को बोलने में, चाहे वो ह्रस्व वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो, है ना, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हो या दीर्घ स्वर वाले वर्ण हो, इन्हीं को बोलने में, है ना, जो ध्वनि होता है ना, इन्हीं को बोलने में, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल में या बोलने के समय में को जो क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे कोई वर्ण लिया और उसको बोलने में आप जितना समय लगा रहे हो, वही आपका क्या कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। ठीक है। तो ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में चूंकि ज्यादा समय लग जाता है, इसीलिए हम इसको दो मात्रा से डिनोट करते हैं। तो आप मात्रा समझे। जो भी वर्ण आप बोलते हो, उस वर्ण को बोलने में जितना समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है। चूंकि ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, इसीलिए उसको एक वोट यानी एक मात्रा कहेंगे, और दीर्घ स्वर को बोलने में थोड़ा उससे दुगुना सा समय लगता है, तो इसलिए हम इसको दो मात्रा कहेंगे। ठीक है। तो ह्रस्व स्वर के कितने मात्रा होते हैं? एक मात्रा होता है। और दीर्घ स्वर का कितना मात्रा होता है? दो मात्रा होता है। इस प्रकार मात्रा जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है ह्रस्व मात्रा, एक होता है दीर्घ मात्रा। ह्रस्व मात्रा में ये आ गए आपके ह्रस्व मात्रा, और ये दीर्घ मात्रा में ये सब आ गए आपके दीर्घ मात्रा। ठीक है। तो आपने वर्ण को अच्छे से समझा और साथ ही साथ मात्रा को भी अच्छे से समझा। इससे पहले हमने चरण को अच्छे से समझा। चरण क्या होता है? छंद के जो है चार भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग को चरण कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाते हैं। हमने यहाँ समझ गए। वर्ण और मात्रा की गणना को समझ लेते हैं। ठीक है। वर्ण और गणना की मात्रा को समझ लेते हैं। देखो, वर्ण की गणना जो है, वर्ण की गणना ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, ठीक है, और दूसरा है दीर्घ स्वर वाले वर्ण। ठीक है। वर्ण की गणना कैसे करेंगे? वही वर्ण और मात्रा का हमने यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ा। अब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम उसी वर्ण और मात्रा को गिनने का हम एक तरीका सीखने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे हम इसको गिन सकते हैं। ठीक है। कैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसको अच्छे से सीख लेते हैं। देखो क्या तरीका है इसको काउंट करने का। ठीक है। चलिए, क्लियर है। अब देखो इसको कैसे हम लोग गिन सकते हैं, इसको समझिएगा। वर्ण और मात्रा की गणना कैसे कर सकते हैं? तो पहले हम वर्ण की गणना को समझ लेते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां ना वर्ण और मात्रा की गणना को समझना होगा। ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ह्रस्व स्वर वाले वर्ण। देखो, जिनका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है ना, उनका लेट से एग्जामिनेशन होगा, इसलिए एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है। जब आपको मैसेज चला जाए तो तभी समझिएगा कि आपकी एडमिट कार्ड आई हुई है, तब जाके डाउनलोड करने का कोशिश कीजिए। ठीक है। ह्रस्व स्वर वाले वर्ण में देखोगे तो यहाँ पर एक वर्णिक वर्ण होता है, जैसे अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री, ये सब जो है क्या है? ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हैं, ये ह्रस्व वर्ण होते हैं। नेक्स्ट हमारा दीर्घ स्वर वाले वर्ण, ये दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। एक वर्णिक में ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मात्रा की गणना। मात्रा की गणना को अगर देखें तो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो है एक मात्रिक होता है। अ, ई, उ, री, ये सब एक मात्रिक है। दीर्घ स्वर में देखो द्विमात्रिक होता है, जैसे आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर जितने भी हैं ये सब दीर्घ मात्रिक होते हैं, मतलब द्विमात्रिक होते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वर्ण और मात्राओं की गिनती में
स्थूल भेद यह है कि वर्ण जो है वो स्वस्वर अक्षर होता है और मात्रा जो है सिर्फ स्वर होता है। ठीक है, दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है वर्ण और मात्रा की। वर्ण और मात्रा को जब आप गिनेंगे तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो वर्ण होता है ये स्वस्वर अक्षर होता है। ठीक है, जबकि है ना जो मात्रा होती है वो सिर्फ स्वर अक्षर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे इसको गिन सकते हैं, कितना वर्ण है कितना मात्रा है, तो चलिए इसको गिन लेते हैं। देखो एक सेंटेंस है यहाँ पर राजा, एक यहाँ पर वर्ड है राजा। ठीक है, क्या है, राजा। दूसरा है दिवस का अवसान समीप था। ठीक है, दिवस का अवसान समीप था, एक है हमारा एग्जाम्पल राजा, दूसरा है दिवस का अवसान समीप था। आप लोगों को ये लग रहा होगा पता नहीं हम क्या ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग, ठीक है, आप लोग जो है आप लोग को लग रहा होगा हम पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। आप मुझे और 30 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है इसको निकाल देने दीजिए, फिर देखिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो राजा और दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, राजा एवं दिवस का अवसान समीप था में वर्णों और मात्राओं की गणना कीजिए। तो यहाँ पर है राजा। ठीक है, राजा, तो राजा के अंदर में देखोगे, ठीक है, राजा के अंदर में देखोगे यहाँ पर, तो दो यहाँ पर आपको वर्ण देखने को मिलेंगे। कितना वर्ण है, दो वर्ण है, एक वर्ण है रा और दूसरा वर्ण है जा। ठीक है, तो क्या हो गए, राजा हो गए। दूसरा यहाँ पर अगर आए तो इसमें आप देखोगे दिवस का अवसान। ठीक है, अव यहाँ तक है, सान यहाँ तक है ना, समीप था यहाँ तक है। तो अगर हम पूरा लंबा चार्ट है तो इसको अगर हम ऐसे पढ़ें, राजा में एक और दो वर्ण हो गया यहाँ पर। इसके अलावा हम यहाँ पर दिवस में कितना वर्ण है, तो एक है, दो है, तीन है। का में कितना, चार, ये हो गया पांच, ये हो गया छः, वो हो गया छः। इसके अलावा ये हो गया सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, टोटल मिलाकर के 12 वर्ण हो गए। कितने, अगर वर्ण और मात्रा गिनने के लिए बोलेगा तो इस तरह से गिनिएगा। राजा में रा और जा है ना, दिवस में दी वो सौ है ना, का में एक पूरा का है ये, है ना, अवसान में अ वो सा नौ ऐसे है ना। इसके अलावा समीप में था, तो ये जो है इस तरह से टोटल हमारा 12 वर्ण हो जाएगा। इधर 12 हो गया, दो उधर हो गया, 14 हो गया। तो ये छोटा एग्जाम्पल है, ये बड़ा एग्जाम्पल है। अब देखिए इसी में अगर हम देख लें, है ना, मात्राएं कितना है, तो आप देखोगे रॉ में क्या है, रॉ में आ की मात्रा लगी है, यहाँ पर भी आ की मात्रा लगी है। रॉ में आ की मात्रा लगी है तब ना रा हुआ, और जौ में आ की मात्रा हुई है तब ना ये जा हुआ है। तो यहाँ से दो मात्राएं लग गई और यहाँ पर भी दो मात्राएं लग गई। ठीक है, क्योंकि आ लगा हुआ है ना, तो दो मात्राएं हो गई, यहाँ से भी आ लगा हुआ है तो दो मात्राएं हो गई, कुल मिलाकर के चार मात्राएं हो गई। तो एक राजा के अंदर में दो वर्ण और कितनी मात्राएं हुई, चार मात्राएं हुई। दो वर्ण और कितनी मात्राएं हुई, चार मात्राएं हुई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब उसी तरह से दिवस में देख लीजिए, दिवस में देखोगे कौन कितनी मात्राएं हैं, तो मात्राओं की गिनना करोगे तो यहाँ पर ई वन मात्रा हो गया, यहाँ पर देखो क्या है, ओ एक मात्रा हो गया, यहाँ पर भी एक मात्रा, यहाँ पर भी दो मात्रा, आ लग गया तो दो मात्रा, ई ओ लगा है तो वन मात्रा, यहाँ पर भी वन मात्रा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका दो मात्रा हो गया, आ लगा है, यहाँ एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ दो मात्रा है, यहाँ पर क्योंकि दो मात्रा क्यों बोलते हैं, देखो तो क्यों दो मात्रा बोलते हैं, समझने वाली बात है। क्योंकि ये देखो आपका क्या है, दीर्घ है। मैंने बताया था कि वर्ण के अंदर में वर्णों के दो मात्राएं होती है, दो मात्रा होती है। कौन से वर्णों की, तो याद होगा कि दीर्घ वर्ण के जो दीर्घ स्वर वाले वर्ण होते हैं उसके दो मात्राएं होती है। दीर्घ में अ किस में, आ किस में आता है, आ आपको दीर्घ स्वर में आता है, तो यही कारण है कि आ की मात्रा दो गिनोगे आप, है ना। दीर्घ स्वर वाले जितने भी होंगे उसकी मात्राएं दो गिनोगे। आ है, दो गिन लो। यहाँ पर देख लो, फिर से आ जाते हैं, यहाँ देखो आ है ना, तो इसकी कितनी मात्राएं हमने गिना है, दो मात्राएं गिना है। चूंकि ये अ है, ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर की मात्राएं जो है सिर्फ एक होती है और दीर्घ स्वर की मात्राएं दो होती है। यही कारण है कि यहाँ पर भी देखिए, जहां जहां पर ई है, ई ई ये क्या है, दीर्घ ई है, तो हमने दो मात्रा इसका काउंट किया। आ है तो हमने दो मात्राएं यहाँ पर काउंट किया। ठीक है, और उसी तरह से थौ में अ लगा हुआ है, ठीक है, आ लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितने मात्राएं हो गई, दो मात्राएं हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सारे मात्राओं को अगर हम गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10 11 12 13, है ना, 14 15 16, तो टोटल कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्राएं हो गई।
टोटल कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं यहाँ पर हो गई। तो 12 वर्ण हो गए और 16 मात्राएं हो गई। ठीक है, 16 मात्राएं हो गई। ये 4 मात्राएं अलग थी, यहाँ से गिना हमने तो इधर हमारा टोटल 16 मात्राएं हुई। तो किस तरह से वर्ण और मात्रा की गणना की जाती है, इस बात को आपने बहुत अच्छे से देख लिया। अब अगला कंसेप्ट है हमारा लघु और गुरु वर्ण। लघु वर्ण किसको बोलते हैं? देखो, छंद शास्त्री ने ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं। ठीक है, तो छंद शास्त्री जो है ह्रस्व स्वर को और ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन को हम लोग लघु कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह जो है वो क्या है? ये लगता है, लघु के लिए ये चिन्ह लगता है जिसको पाई रेखा बोलते हैं। क्या लिखा बोलते हैं इसको? पाई रेखा का नाम दिया जाता है। वहीं पर लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं क्या क्या चीजें? अ, ई, उ, री, है ना, क, की, कु, क्री, है ना, अन, अ, ये जो है चंद बिंदु वाले वर्ण हो गए दोनों। अन्न का मतलब हो गया क्या? अंशुअन। और ये आप ह से जो है हंसी जैसे आप लिख सकते हो, है ना। त्य जो है संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण हो गए, जिसे तय से आप नित्य लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है लघु। अब गुरु क्या है? तो दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन को हम लोग गुरु कहते हैं। तो आपने समझा कि ह्रस्व लघु किसको बोलते हैं? तो छंद शास्त्र में, है ना, छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन को हम लोग जो है लघु कहते हैं, और दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर वाले व्यंजन को हम लोग गुरु कहते हैं। तो आप समझ गए लघु और गुरु में क्या डिफरेंस होता है। गुरु के लिए प्रत्युक्त चिन्ह जो है ये एक वर्तुल रेखा होता है। ये है आपका वर्तुल रेखा। गुरु के लिए आप ऐसा वर्तुल रेखा का आप देखोगे इस्तेमाल होता है, गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ जाते हैं अगला टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा संख्या और क्रम। पहचानिएगा इसको। देखो, वर्णों और मात्राओं की गणना को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को हम लोग क्रम कहते हैं। अच्छा, लघु गुरु क्या होता है? तो देखो, छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन को लघु कहा गया है, और दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन को जो है गुरु का नाम दिया गया है। वही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है कि लघु और गुरु के स्थान पर निर्धारण को हम लोग क्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, दो तरह के छंद होते हैं। सबसे पहला छंद है यहाँ पर, सबसे पहला छंद है वर्णिक छंद, और दूसरा छंद है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद देखिएगा। देखो, वर्णिक छंद में क्या होता है? सभी चरणों में संख्या और क्रम दोनों समान होता है। इसका एक खूबी होता है वर्णिक छंद में कि सभी क्रम में संख्या, सभी क्रम में संख्या और क्रम दोनों के दोनों जो है क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि मात्रिक छंद में आ जाए तो सभी चरणों में, है ना, मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रम जो है वो लघु गुरु समान नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा गण। गण को समझते हैं। देखो, केवल वर्णिक छंदों के मामले में ये क्या होता है? लागू होता है। सबसे पहली बात, गण का अर्थ होता है समूह। यह समूह 3 वर्गों का होता है। कौन कौन सा? गण में 3 ही वर्ण होते हैं, अधिक ना कम। ठीक है, अतः गण की परिभाषा होगी क्या? लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्गों की समूह को गण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, गणों की संख्या कितनी है? 8 है ना। यगन, मगन, तगन, रगन, है ना, जगन, भगन, नगन और सगन, ये सब के सब क्या है? गणों की संख्या है। गणों को याद रखने के लिए, है ना, सूत्र है। क्या सूत्र है भैया? यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, इसमें 8 वर्ण के सूचक जो है यहाँ पर शामिल है, और अंतिम 2 वर्ण लघु ल और गुरु ग है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 8 वर्ण दिया हुआ है, जैसे य, देखिए क्या लिखा हुआ है? यमा तारा, यमाता, या माता, राज भन, है ना, सलगा। या माता, राजभन, सलगा। तो या से, य से हो गया आपका यगन, यगन गण। अच्छा, मौ से हो गया मगन, तो से हो गया तगन, है ना, र से क्या हो गया? रगन। ठीक है, और यहाँ से जो है, जो ट्रिक में जो है, इससे आपका क्या हो जाएगा? जगन हो जाएगा। फिर ट्रिक में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर भौ मिलेगा, जिससे हमारा भगन हो जाएगा। और फिर ट्रिक में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नगन मिलेगा, और फिर ट्रिक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सगन मिलेगा। ठीक है, ये सब के सब क्या है? गणों के को याद करने के लिए सूत्र हैं। अब देखिए, गति को देख लेते हैं। देखो, छंद को पढ़ने के प्रवाह को या लय को आपको गति कहते हैं। मात्राओं की संख्या कठिन रहने पर भी चरण की गति के प्रवाह में बाधा, है ना, क्या होती है? में बाधा पड़ सकती है। ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कहता है कि दिवस का अवसान था समीप, में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। गति किसको कहते हैं? देखिएगा गौर से। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहा जाता है। क्या कहता है? लय का गति कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अतएव मात्रिक छंदों के निर्दोष प्रयोग के लिए गति का
परिज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब देखो यति या विराम, यति या विराम क्या होता है? तो छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। जब आप छंद पढ़ते हो तो नियमित वर्ण और मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना ही पड़ता है, और इसी रुकने, आप देखोगे इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है या विराम कहा जाता है, जहां पर जाकर के आप विराम करते हो, रुकते हो। और आखिरी वाला था हमारा तुक। आखिरी वाला क्या था? तुक था। छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री, है ना, समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसको तुक कहा जाता है। अब देखिए, जिस छंद के अंत में, है ना, तुक हो उसे क्या कहते हैं? तुकांत छंद कहते हैं। और जिसके अंत में तुक ना हो उसे हम लोग अतुकांत छंद कहते हैं। और तुकांत छंद को अंग्रेजी में ब्लैक वर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं छंद के अलग अलग जो भेद हैं उसको पढ़ देते हैं। हमने कंसेप्ट को पढ़ लिया थोड़ा सा, अब छंद के भेद को पढ़ते हैं। ठीक है, कंसेप्ट में भी काफ़ी सारे कंसेप्ट थे और लिमिटेड टाइम था, तो आप लोगों को क्या करना है, कंसेप्ट के लिए ना थोड़ा सा पहले आप पढ़ लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, फिर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कुछ लोग यहाँ व्हाट्सअप पर क्या प्रचार कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरे इलाके का ठेका ले रखा है, अपनी पढ़ाई से आप मतलब रखें। ठीक है, और कोई भी अपना पर्सनल नंबर वगैरह शेयर नहीं करेगा किसी को भी। इसके बाद जो उनकी क्षति होगी, उनकी हानि होगी, या उनकी जो हरासमेंट होगी, वो उनके लिए खुद जिम्मेवार होगा। ठीक है, तो आप अपना इतना है कि आप इतना इंटर पास हो, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन में हो, मैच्योर्ड हो आप लोग, तो कभी भी ज़िंदगी में शॉर्ट तरीका मत ढूंढो। कोई कह रहा है कि हमके व्हाट्सअप कर दो और हम आपका जो है पूरा एडमिट कार्ड देख के भेज देंगे, तो वो आपकी डिटेल्ड भी देखना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना करें आप। ठीक है, आपका जो डाटा है या नंबर है हमारे पास सेफ है, सीक्रेट है। आप उसको सीक्रेसी बना के रखिए। इसके बाद अगर आप अपने से जाहिर कहीं करते हो अपनी इन्फॉर्मेशंस को, फिर उसके बाद जो है आप जिम्मेवार होगे इसके लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो, और एग्ज़ाम तुरंत नहीं होने जा रहा है, समय है, तो आप कल परसों में जाके मार्केट से भी डाउनलोड करवा सकते हो। ठीक है, और जो इतनी मेहनत से बार बार इसी चीज़ को टाइप करने में लगा है कि हम व्हाट्सएप पर चेक कर दिए हैं, जितने लोगों का था हमने कर दिया है, क्या ही मिल जाता है आपको ये करके। ठीक है, वीडियो इंटरनेट की कमी की वजह से रुक रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट अचानक से शट डाउन हो रहा है। ये रिकॉर्ड होके आएगी क्लास तो बहुत अच्छी आएगी, नहीं आएगी तो हम क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करके भी डाल देंगे। ठीक है, चलिए। देखो जिसका नहीं हो रहा, जिसको मैसेज गया है उन्हीं का डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, जिनका वीडियो रुक रहा है वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, खुशबू कुमारी, एडमिट कार्ड अगर नहीं आया है तो मीन्स आपका अगले फेज में एग्जामिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं छंद के प्रकार को देख लेते हैं। वर्ण या मात्रा के आधार पर, आपने वर्ण समझ लिया, मात्रा समझ लिया, नहीं समझा तो दो बार इसको पढ़िए, तीसरी बार पीडीएफ से पढ़िए। वर्ण या मात्रा के आधार पर, चरणों के विन्यास के आधार पर जो है यहाँ पर अलग अलग वर्ण हैं। तो पहले आते हैं छंद, अलग अलग छंद हैं, छंद पे आ जाते हैं। छंद देखोगे दो तरह के छंद होते हैं, पहला होता है वार्णिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद, और तीसरा होता है मुक्त छंद। ठीक है, सबसे यही दोनों मेन है। सबसे पहला है वर्णिक छंद। तो वर्ण की मात्रा के आधार पर यहाँ पर वर्णिक छंद होगा, वर्ण के आधार पर। पहला है सम। सम में भी दो तरह का है, समवर्णिक छंद। क्या है? समवर्णिक छंद। समवर्णिक में साधारण जो है 26 वर्ण होते हैं, और दंडक जो है वो 26 वर्ण से अधिक होता है। जबकि अर्धसम वर्ण के अंदर में देखोगे, और तो यहाँ पर अर्धसम वर्ण होता है, तीसरा जो है विषम वर्ण होता है। तो वर्णिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है समवर्णिक छंद, दूसरा अर्ध समवर्णिक छंद, तीसरा जो है विषम वर्णिक छंद। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं छंद में। छंद की बात करें तो छंद जो है ये मात्रिक छंद है। ठीक है, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के प्रकार हो गए सम, अर्धसम, विषम। और सम, अर्धसम, विषम में देखोगे तो सम में आपको साधारणतः 32 मात्रा मिलेगा, और दंडक में जो है 32 मात्रा से अधिक मिलेगा। और वहीं पर हमारा नेक्स्ट है मुक्ति छंद, मुक्त छंद। अब इसको देखिए, हमारा वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, दोनों को गौर से देखिए। वर्णों की संख्या जो है यहाँ पर वर्णिक छंद में समान होता है, जबकि सभी चरणों में मात्राओं की संख्या जो है वो क्या होती है? समान होती है।
वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या समान होती है, जबकि मात्रिक छंद में सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ मात्रा से लेना देना है। अब पहले वाले एग्जाम्पल पे हम लोग आ जाते हैं। पहला है हमारा कौन सा छंद? मुक्त छंद। कहता है जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध नहीं होता है वो फ्री होता है, उसको मुक्त छंद कहते हैं, कोई प्रतिबंध ना हो, है ना। वर्णिक छंद क्या होता है? मुक्त छंद समझ गए, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक कोई प्रतिबंध नहीं होता है उसी को हम लोग मुक्त छंद कहते हैं। तो मुक्त छंद का डेफिनेशन हमारा हो गया। अब आते हैं वर्णिक छंद में। देखो वर्णिक छंद में हम पहले ही बता दिए वर्णों की संख्या समान होती है, तो कहेंगे वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है और लघु गुरु का जो क्रम होता है वो भी क्या होता है? समान होता है। अब लघु गुरु क्या होता है ये जाके आप पीछे देख लीजिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, ठीक है। तो ये होता है वर्णिक छंद। दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है, लेकिन लघु गुरु का जो क्रम है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है ना। प्रमुख मात्रिक छंद भी है, जैसे देखो सम मात्रिक छंद है, चौपाई है, रोला है, हरिगीतिक है और वीर या आहलिया है, ठीक है, आल्हा है। तो यहाँ पर देखेंगे मात्रिक छंद के अंदर में प्रमुख मात्रिक छंद है। तो सब मात्रिक छंद में देखेंगे सबसे पहला है चौपाई। चौपाई ही में के चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। रोला है ना, दिक्पाल, रूपमाला, इन सब में 26 मात्रा होती है, ठीक है। और हरिगतिक में 28 मात्रा और वीर या आल्हा में 31 मात्राएं होती है। अब आते हैं अर्धसम मात्रिक। अर्धसम मात्रिक देखिएगा, अर्धसम मात्रिक में कहता है कि बरवे, दोहा, है ना, सोरठा और उलाला, ठीक है, उलाला, ये सब के सब क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। बरवे में विषम चरण में 12 मात्राएं होती है, सम चरण में 7 मात्राएं होती है। दोहा के विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्रा होती है। सोरठा दोहा का ही उल्टा रूप होता है। सोरठा जो है दोहा का उल्टा रूप होता है। उलाला में क्या होता है? उल्ला में 15 विषम होते हैं और 13 के 13 जो है सम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है पहले आप उसको पढ़े नहीं हो, और ये इंफॉर्मेटिव टाइप का चीज़ है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में है, जैसे आपको इसको याद रखना होगा। जैसे दोहा में कितना सम और विषम मात्रा होती है, तो दोहा में 13 विषम मात्रा होती है और 11 जो है सम मात्रा होती है। विषम मात्रिक छंद के बारे में देख लेते हैं। कहता है कुंडलियाँ, है ना, दोहा प्लस रोला, है ना, इसके अलावा जो है छप, रोला प्लस उल्लाला, ये दोनों मिलकर के छप बना है। आगे बढ़ते हैं। अब मात्रिक छंद के दो उदाहरण यहां पर दिया गया है। पहला है चौपाई, दूसरा है दोहा। इन दोनों को देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है चौपाई और दोहा के बारे में। चौपाई में देखोगे तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। सममात्रिक छंद का उदाहरण है ये। चौपाई जो है एक तरह का सममात्रिक छंद का उदाहरण है। प्रथम चरण जो है यहाँ पर दिया हुआ है, द्वितीय चरण दिया हुआ है, तृतीय चरण दिया हुआ है, चतुर्थ चरण दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप। अब देखो पहले चरण में दिखा है बदऊ गुरुपद पदुम परागा। तो बदऊ में यहाँ पर देखो ऊ है ना, गुरुपद है, पदम है ना, पदुम है और परागा है। तो इसके अंदर में आप देखोगे 2 1 1 है, इसके अंदर में यहाँ पर 1 1 1 है, इसके अंदर में 1 1 1 है, इसके अंदर में 1 है ना, 2 2 है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं हो गई, ठीक है। आगे आते हैं दोहा के अंदर में। दोहा में 13 मात्राएं होती है प्लस 11 मात्राएं होती है, ठीक है। अब देखो दोहा में क्या है कि अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण जो है यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है। पहला है कि प्रथम पद, रहीमन पानी राखिए, पानी गए रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सूत। तो रहीमन पानी रखिए ये पहला वाला जो हो गया, इसको प्रथम चरण कहेंगे, और बिन पानी सब सूत ये द्वितीय चरण हो गया। तृतीय दल, जो द्वितीय दल है, द्वितीय दल के अंदर में देखिए पानी गए ना उबरे, ये कौन सा चरण हो गया? तीसरा चरण हो गया। और मोती मानुष चुन, तो ये चौथा चरण हो गया। तो कह सकते हैं कि दोहा में जो चरण को पहचानने का तरीका है वो इसी तरह का है। अब देखिए प्रथम चरण जो है उसमें विषम चरण की संख्या कितनी है? 13 है। और यहाँ पर देखेंगे द्वितीय चरण के अंदर में तो सम चरण जो है 11 मात्राएं हैं इसके अंदर में। आगे बढ़ते हैं मुक्त छंद। तो मैंने बता ही दिया था मुक्त छंद को, ये क्या होता है? इसमें किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है और प्रत्येक चरण में वर्गों की संख्या और क्रम की संख्या, है ना, क्रम की संख्या समान हो और मात्राओं को कोई निश्चित व्यवस्था हो तथा जिससे नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर इन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद कहलाता है। जैसे उदाहरण में निराला की कविता जूही की कली, ठीक है, ये क्या है? आपका मुक्त छंद का उदाहरण है। अब आइए टेस्ट लगा लेते हैं 25 प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, इसका एसपी नोट्स आ चुका है ऐप पर, आप लोग एसपी नोट्स से तैयारी कर सकते हो। शॉर्ट में हमने वहां पर अवेलेबल कराया है एसपी नोट्स को।
पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है आपको? 30 क्वेश्चन है, 15 मिनट का समय रहेगा आपको। अभी अभी थ्योरी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि छंद का जो उपयोग है सबसे पहले हमको ऋग्वेद में मिलता है। क्या ये बात हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा? आंसर होगा हाँ सर, थ्योरी में पढ़ लिया है। अगला सवाल है, कोई भी छंद है ना किस में विभक्त रहता है? छंद जो है किस में विभक्त रहता है? छंद देखो चरणों में विभक्त रहता है। छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में विभक्त रहता है। और इसके अलावा यति में भी विभक्त रहता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। अब यति किसको कहते हैं? थ्योरी जाके पढ़िए, वहां पर समझ में आ जाएगा। अगला है कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहा जाता है? ऐसा छंद जिसके चारों चरण में समान मात्राएं होती है ना, समान मात्राएं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया ये आपका सममात्रिक छंद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि सममात्रिक छंद, यही सब सवाल पूछा जाता है। सममात्रिक छंद का एग्जाम्पल क्या है? चौपाई जो है सममात्रिक छंद का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं नहिम विकास यही काल, है ना, अली कली सी ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में देखोगे तो ये कौन सा छंद है? छंद के प्रकार को पकड़िएगा, कौन सा छंद है यहाँ पर? आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक दोहा है। क्या है भैया? एक दोहा है। ठीक है, दोहा के डेफिनेशंस को देखिए, दोहा में क्या क्या चीजें होती है तुरंत समझ जाएंगे। अगला सवाल है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या कहलाता है? दोहे से उल्टा क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दोहे से उल्टा जो है सोरठा होता है। दोहा को उल्टा करेंगे तो सोरठा बनेगा। अगला सवाल है, सुनु सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद जो है यहाँ पर है? छंद को पहचानना है आपको। 7 नंबर में देखिए छंद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आप गौर से देखेंगे तो ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें आपको चौपाई छंद हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निज भाषा उन्नति अहे सब, उन्नति कौ मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय कौशल, है ना। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद जो है यहाँ पर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया इसमें दोहा छंद है। क्या है? दोहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो, उस छंद को क्या कहते हैं? अभी डेफिनेशन में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, देखो उसको कहा जाता है दोहा। क्या कहते हैं इसको? ये दोहा का डेफिनेशन है। अगला सवाल है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सूत, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन, है ना। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? आप देखोगे प्रस्तुत पंक्ति के अंदर में दोहा है। क्या है भैया? दोहा है। आगे चलते हैं। कहता है, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरनय बीच, चाहे जो करो, है ना, सरनय सरनय शरण तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा जो है छंद का इस्तेमाल किया गया है? 11वां नंबर में आप देखोगे इसके अंदर में जो है घनाक्षरी छंद का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद क्या कहलाता है? अर्धसम मात्रिक जाति का जो छंद होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? अर्धसम मात्रिक जाति का छंद। तो अर्धसम मात्रिक जाति का छंद को जो है हम लोग क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, दोहा। अगला सवाल है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये सवाल वीवीआई है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। सवाल बहुत इजी है, बहुत वीवीआई है। ठीक है, अगला सवाल है, छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के कितने प्रकार हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि छंद को अगर आप पढ़ते हो तो छंद के अंदर में टोटल कितने प्रकार हो जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से बताइए क्या ऑप्शंस हो जाएगा। छंद के कितने प्रकार होते हैं? देखो छंद की अगर बात करेंगे तो छंद के टोटल जो है 3 प्रकार होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। आगे चलते हैं। मुक होई वाचाल पंगु, चढ़ी गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल दरवहु सकल, है ना, कलिमल दहन। इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा जो है छंद दिया गया? गिवन ऑप्शन में से छंद को आपको पहचानना है और इसको क्लियरली आप पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सा छंद है भैया। ये जो है आपका क्या है? सोरठा है। ठीक है, सोरठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहे और रोले के, है ना, कर्म से मिलने पर कौन सा छंद जो है बनता है? दोनों कर्म में मिल जाए तो कौन सा छंद यहाँ पर बन सकता है? तो यहाँ पर कुंडलिया छंद बनता है। अगला सवाल है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी, है ना, दृग जल भार,
है ना, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद जो है इसके अंदर में शामिल है 17वां नंबर में। तो इसमें जो छंद शामिल है वो कौन सा है, बरवे है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से आपको एक पंक्ति दिया हुआ है, इसको गौर से पढ़िए और इसमें से छंद के बारे में बताइए, है ना, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है, यहाँ पर कौन सा छंद है, पूरा इसका दे के रखा है, इसको बस पकड़ करके आपको बनाने के लिए आना चाहिए। तो देखो कि इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में 14 मात्राएं की यति से 28 मात्राओं वाला जो मात्रिक छंद जो है यहाँ पर बना है। ठीक है, 14 मात्राओं की यति से, है ना, यति मात्राओं का इस्तेमाल करके टोटल 28 मात्रिक छंद का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। अगला सवाल है कि घनाक्षरी छंद क्या है, घनाक्षरी छंद 19वां नंबर में। देखो घनाक्षरी छंद की अगर बात करें, घनाक्षरी छंद ये जो है क्या है, वर्णिक छंद है। आगे बढ़ते हैं, कहता है वीर, है ना, या अल्हा किस जाति का छंद है, वीर या अल्हा किस जाति का छंद है, तो वीर या अल्हा जो है आपका मात्रिक जाति का छंद है। आगे बढ़ते हैं, कहता है जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है, वह छंद क्या कहलाता है, वो छंद मुक्त छंद कहलाता है, मुक्त छंद। आगे बढ़ते हैं, कहता है निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है किस बात की। ठीक है, ये जो है उदाहरण है मुक्त छंद का, मुक्त छंद का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है, 23 नंबर में। तो इसका सही अनुक्रम जो हो जाएगा वो होगा इंद्र वज्रा, है ना, वसंत तिलका, मंदा क्रांता और शार्दुल, है ना, विक्रीडित। तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर यहाँ पर। चलिए 24वां नंबर, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही क्रम जो है आप यहाँ पर चुनिए कि कौन सा सही क्रम में इसको दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, चौपाई है। ठीक है, मात्राओं, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक की ओर, तो पहले चौपाई है, फिर उसके बाद पीयूष वर्धक होगा, रोला होगा और फिर गतिकी होगा। सबसे ज्यादा मात्राएं जो है गतिकी के अंदर में होगी। 25वां और आखिरी प्रश्न कहते हैं चौपाई छंद की विशेषता क्या है। दोनों चरण में, 25वां नंबर कह रहा है कि चौपाई के दोनों चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, है ना। फिर कहता है पहले और दूसरे चरण में 15-16 मात्राएं होती है, गलत। फिर कहता है अंतिम चरण में एक गुरु वर्ण होता है, गलत, है ना। फिर क्या होता है, चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही। तो आंसर 1 और 4 सही हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ पर जितने जितने लोगों का आंसर बी है उनका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से छंद के सारे प्रकार को हमने पढ़ लिया। और आपको पता होगा बिहार डीएलएड की नोट्स है, एसपी नोट्स, 80 चैप्टर की नोट्स आपको जो शॉर्ट नोट्स है वो मात्र 99 रुपये में मिल रही है। अभी ऑफर चल रहा है 22 मार्च से, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। वहीं पर सीबीटी टेस्ट जो एग्जाम से पहले आप जरूर लगाना चाहिए, आपको 5-7 सीबीटी टेस्ट लगा के जाना चाहिए। 11 सीबीटी टेस्ट आपको सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएगा। खरीदने का प्रोसेस बड़ा ही सेम है, ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, है ना, उसके पेड कोर्स में जाइए और फिर उसके बाद यहाँ से बाय नाउ करके पेमेंट कर दीजिए। और एक बार पेमेंट आपका हो जाता है, कोर्स एक्टिवेट हो जाता है। ये आपका मोबाइल नंबर है ना, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ से आप जो है जानकारी हासिल कर सकते हो। अगर किसी का पेमेंट किसी के पास नहीं है तो आप सीधा हमको मैसेज कीजिए, सर सेंड योर स्कैनर। हमारी टीम आपको स्कैनर या फिर क्यूआर कोड कुछ भी लिख के भेजेंगे ना, या फ़ोन पे नंबर, तो हमारी टीम आपको जरूर जोड़ देगी। यहाँ पर जरूर मतलब भेजेगी, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और पीडीएफ के लिए आप @ड्रीम सेवक टीचर्स वाला टेलीग्राम चैनल जो है उसको जरूर आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो आपका रस, छंद और ये वाला अलंकार भी हो गया। एग्जाम का समय है तो आप विशेष ध्यान उन्हीं चीज़ों पर देंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसी तरह प्यार विश्वास बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।